नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेवा आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट की सबसे लेटेस्ट जजमेंट जो कि 7 जून 2021 को आई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस जजमेंट के अंदर मेन ये बात है कि जो अगर एप्लीकेंट डीवी एक्ट के अंदर एग्रीड पर्सन नहीं पाई गई या फिर वो जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं पाई गई, तो जो इंटरिम मेंटेनेंस का जो भी उसको अमाउंट अवार्ड हुआ है वो उसको ब्याज समेत वापस करना पड़ेगा। तो इस केस के क्या फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस रहे हैं जिसके अंदर ये जजमेंट आई है और इसका कैसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखना एंड तक, तभी फ़ायदा है इसको देखने का, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। आप यहीं पे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इस केस के थोड़े से फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो रेस्पोनेंट है वो मेन एप्लीकेशन जो DV 12 की है उसके अंदर एप्लीकेंट हैं और उन्होंने ये पिटिशन जो फ़ाइल की थी अपनी CMM की कोर्ट में, 30 हज़ारी कोर्ट में फ़ाइल की थी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो पिटिशनर है और जो रेस्पोनेंट है वो 2009 में मिले थे। उस टाइम पे उसका जो पहले वाले हस्बैंड है उनसे डिवोर्स नहीं हुआ था। उसके बाद 2014 में उसके जो फर्स्ट हस्बैंड है उनसे डिवोर्स हुआ, तब तक वो लिव इन रिलेशन में रहे। इसमें जो पिटिशनर है यानी कि जो हस्बैंड है उसकी जो है शॉप है मोटर पार्ट्स की, और जो अदर एक शॉप है वो भी उन्होंने रेंट पे दे रखी है, जिससे कुल मिला के उनके सभी बिजनेसेस से 10 लाख रुपए पर मंथ उनकी इनकम है। ऐसा जो एप्लीकेंट है DV 12 की यानी कि वाइफ है उसका कहना है। अभी ये चीज़ प्रूव हुई है नहीं हुई वो बाद की बात है, ऐसा उसका कहना है। इसी बीच जो पिटिशनर है उसने रिस्पोनेंट के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया, मैरिज एग्रीमेंट, कि वो उससे शादी करेगा। तो इससे ये शो होता है कि उसकी जो जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एप्लीकेंट है DV एक्ट में उसके प्रति और उसका जो बच्चा है उसके प्रति भी। और जो उसमें इसने ये भी एलिगेशन लगाया कि जो पिटिशनर है जो हस्बैंड है उसने अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो छुपाया। वो ऑलरेडी मैरिड था पहले से, और बाद में उसने उसको जो वाइफ को ये डिस्क्लोज़ किया कि उसकी जो फर्स्ट वाइफ है वो डायलिसिस पे है और वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती, इसलिए उसको जो सेकंड पार्टनर है वो उसको उसने चूज़ किया और वो उससे शादी करेगा जब उसका फर्स्ट हस्बैंड से डिवोर्स हो जाएगा, जो कि 2014 में हुआ। वो साथ में रहना शुरू कर देते हैं एक रेंट पे जगह लेकर, रेंटल एकोमोडेशन में, जो कि उसका जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो भी हस्बैंड के नाम से ही होता है। और बच्चे की जो स्कूल रिकॉर्ड्स के अंदर भी फादर, नेम ऑफ द फादर, वो इन्हीं का ही, जो प्रवीण टंडन है उन्हीं का ही नाम लिखा जाता है, जो कि शो करता है कि उनका जो रिलेशन है वो है, डोमेस्टिक रिलेशन जो है वो है। और जो वाइफ पक्ष है, जो रेस्पोनेंट है, उसको जो मेंटल क्रूएल्टी हुई है, जो उसके साथ फिज़िकल और मेंटल अब्यूज़ हुआ है, इससे रिलेटेड उसने जो वाइफ है उसने एक FIR भी रजिस्टर करी है। तो ये सब उसके जो वाइफ पक्ष है उसका ये सब दलीलें होती हैं। ये सब सुनने के बाद जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो समन इशू कर देते हैं हस्बैंड को कोर्ट में आने के लिए और अपना रिप्लाई फ़ाइल करने के लिए। फिर जो हस्बैंड पक्ष होता है उसकी तरफ से ये अपनी बात रखी जाती है कि जो उसको नोटिस किया गया है वो वापस लिया जाए और जो उसकी पिटीशन है DV एक्ट 12 की वो डिसमिस करी जाए इस ग्राउंड पे कि उसका कभी डोमेस्टिक रिलेशन रहा ही नहीं, और जो वो एग्रीड पर्सन है वो है ही नहीं इसके अंदर, कि डोमेस्टिक रिलेशन ही नहीं है तो वो एग्रीड पर्सन कैसे हुई। इसके बाद जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं 30 हज़ारी की, वो जो हस्बैंड की प्ली को डिसमिस कर देते हैं, उसको नहीं मानते और जो ट्रायल फेस करने के लिए उसको बोलते हैं। और उसके बाद जो जैसे कि कुसुम लता महेंद्र शर्मा वाली जजमेंट के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वारंट करते हैं, बुलाते हैं, और एक इंटरिम मेंटेनेंस हस्बैंड को वाइफ के लिए बांध देते हैं कि हस्बैंड उसकी वाइफ को पे करे, जो कि 10,000 पर मंथ होता है
इंट्री मेंटेनेंस वो लगा देते हैं। फिर जो वो इंट्री मेंटेनेंस की जो ऑर्डर होता है उसको वो सेशन में चैलेंज करते हैं इसी ग्राउंड पे कि जो ये मेंटेनेबिलिटी है डीवी एक्ट 12 की जो एप्लीकेशन है वाइफ की तरफ से, वो मेंटेनेबल ही नहीं है, तो ये जो ऑर्डर है वो गलत है, मुझे नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो सेशन कोर्ट है वो भी जो डिसमिस कर देते हैं जो पिटिशनर हैं हस्बैंड, उनकी प्ली को। फिर जो हस्बैंड है इस केस में वो हाई कोर्ट चले जाते हैं इन दोनों ही एप्लीकेशंस को लेकर, दोनों ही ऑर्डर्स को चैलेंज करते हुए, एक तो इंट्री मेंटेनेंस का और दूसरा मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, इन दोनों को चैलेंज करते हैं। फिर जो हाई कोर्ट है वो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं कि भाई जो पिटिशनर है उनकी वाइफ जो है वो डायलिसिस पर हैं और वो जल्दी ही मर जाएंगी। इस बात को 6 साल हो चुके हैं और जो रेस्पोनेंट है और जो पिटिशनर है वो हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। तो और जो फ़ोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स जो ऑन रिकॉर्ड आए हैं उनसे ये साफ पता चलता है। और जो स्कूल रिकॉर्ड्स हैं चाइल्ड के, जो बच्चा है उसके स्कूल रिकॉर्ड्स हैं, उसके अंदर भी जो फादर जो शो किया जा रहा है वो भी प्रवीण टंडन का ही नाम आ रहा है। और जो ये रेंटल एग्रीमेंट हुआ है और जो भी ये एफिडेविट्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, इनकी जेन्युइननेस के लिए टेस्ट के लिए जो भी एविडेंस हैं वो होना ज़रूरी है प्रॉपर, जो उसके लिए उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने जो 26/10/2020 को जो डायरेक्शन दी थी पिटिशनर को कि 10,000 रुपये पर मंथ वो रेस्पोनेंट को पे करे, यानी कि वाइफ को पे करे, उसमें जो 10,000 रुपये की जो फिगर है उसको चैलेंज नहीं किया गया है। और जो चैलेंज किया गया है वो मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया है कि भाई जो रेस्पोनेंट है वो एग्री पर्सन है या नहीं है। तो वो जो स्टेज पर डिसाइड नहीं हो पाएगा तो उसके लिए जो एविडेंसेस हैं वगैरह हैं उनको ट्रायल कोर्ट जो है, जो भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, उसी को ही वापस दे दिया गया कि भाई आप ये केस देखिए। साथ ही साथ हाई कोर्ट द्वारा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को एक ये डायरेक्शन भी दी गई कि एविडेंस वगैरह होने के बाद अगर इन केस जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है इस कंक्लूज़न पर आते हैं कि जो वाइफ है, जो रेस्पोनेंट है वो वाइफ है, वो डीवी एक्ट की पिटीशन पेश करने के लिए एग्रीड पर्सन नहीं एलिजिबल है और उसकी जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, तो जो भी वो इंट्री मेंटेनेंस का अमाउंट हस्बैंड पे कर रहा है वो ब्याज समेत जो पिटिशनर है उसको वापस करेंगे, जो कि कितना ब्याज होगा वो डिसाइड करेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जो मेन इस पूरी जजमेंट का जो पॉइंट निकल कर के आता है कि अगर बाद में पता चलता है कि फर्जी एप्लीकेशन थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो प्रूव नहीं होता, इस चीज़ को हम सभी अपने केसेस में यूज़ कर सकते हैं कि भाई पता चलता है कि लड़कियां जो वाइफ साइड होती हैं वो ढेरों एलिगेशन लगा कर के डीवी एक्ट की एप्लीकेशन मूव कर लेती हैं, सालों साल तक इंट्री मेंटेनेंस लेती रहती हैं। उसके बाद ये निकल कर के आता है कि जो डीवी की एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल ही नहीं थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो प्रूव ही नहीं होता, तो वो मेंटेनेंस किस बात का। तो इस जजमेंट का हम हवाला दे करके हम जो भी इंट्री मेंटेनेंस आज तक हम लोगों ने दिया है या आप लोगों ने दिया है वो वापस करने की हम डायरेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि इस जजमेंट का आप लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। ऐसे उठा सकते हैं कि इसके अंदर डीवी एक्ट के अंदर रिलीफ पाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव नहीं कर पाते पिटिशनर, जो एप्लीकेंट होते हैं वाइफ साइड, वो नहीं कर पाते तो वो किसी भी रिलीफ के लिए एंटाइटल नहीं है। और जो भी इंट्री मेंटेनेंस आप लोग अभी तक दे चुके हो उसके लिए केस डिस्पोज ऑफ होने के बाद जिन जिन के हो चुके हैं वो एक एप्लीकेशन मूव करके जो भी कंपनसेशन है इसके अंडर इस जजमेंट का हवाला देते हुए क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरा क्या कसूर था जो कि मैंने इतने साल तक इंट्री मेंटेनेंस दिया, जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो एंटाइटल्ड ही नहीं थे ये सब रिलीफ पाने के लिए, वो एंटाइटल्ड ही नहीं थे। तो मैंने जो इतना पे किया है
वो सब मुझे ब्याज समेत वापस मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।